साथियों नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में इस बार हम लेकर आए हैं पी साईनाथ का एक लेख। पी साईनाथ ने का जो ये लेख है वो उस किताब का हिस्सा है जिसके किताब पे उनको मैगसेसे समेत करीब 3 दर्जन पुरस्कार मिल चुके हैं। और इसी किताब की रिपोर्टिंग करने के सिलसिले में पी साईनाथ विदर्भ, बुंदेलखंड और 5 राज्यों में करीब 10 जिलों का उन्होंने अध्ययन किया है। ये किताब लिखने की प्रक्रिया क्या रही है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बात उस समय की है जब बम्बई में एक जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक चल रहा था, जिसको कवर करने के लिए पूरी दुनिया से करीब 500 पत्रकार जमा हुए थे। उसी को कवर करने की दिशा में पी साईनाथ भी बम्बई में थे और उनको पता चला कि विदर्भ में किसान आत्महत्या की घटनाएं हो रही। किसान इतनी दुर्दशा में जी रहे हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। पी साईनाथ उस फैशन वीक को दरकिनार करते हुए वो विदर्भ चले गए और उन्होंने किसानों के उस हालात को देखा। वो उस समय द हिंदू में काम कर रहे थे। द हिंदू आप जानते हैं कि अंग्रेजी का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है और उस अखबार के वो ग्रामीण मामलों के संपादक रहे हैं। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि पी साईनाथ के बाद हिंदुस्तान में शायद ही किसी अखबार में ग्रामीण मामलों का कोई संपादक रहा हो। हिंदी अखबारों की अगर हम बात करें तो स्थिति यहाँ तक खराब है कि कृषि और गांव को कवर करने की बीट तक नहीं बनी हुई है। पी साईनाथ को एक समय में लगा कि 1-2 बार जाने से इस मामले की पड़ताल या किसानों की समस्याओं को हम नहीं सामने ला सकते हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक फेलोशिप के तहत आवेदन किया और वो फेलोशिप उन्हें मिली। उस फेलोशिप के तहत पी साईनाथ 5 राज्यों में करीब 10 जिलों में जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं हो रही थी उसका अध्ययन किया और लगातार 1.5 साल तक वो रिपोर्टें लिखते रहे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपती रहीं। उसी रिपोर्ट्स का एक संकलन बना जिसका नाम है एवरीबॉडी लव्स ए गुड ट्राउट। ये पी साईनाथ की किताब है जो पेंगुइन ने प्रकाशित की थी। इसके दर्जनों, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि करीब 3 दर्जन संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और इसका हिंदी अनुवाद प्रख्यात पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा, जो तीसरी दुनिया के देशों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, नेपाल के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और जो उनकी पत्रिका थी समकालीन तीसरी दुनिया, उसी के नाम से, तीसरी दुनिया के नाम से वो हिंदी में प्रकाशित किए, जिसे तीसरी फसल के नाम से जाना जाता है। इसी किताब का एक लेख का एक अंश आप लोगों के लिए, हम किताबी दुनिया के श्रोताओं के लिए मैं लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है सूदखोरी, कर्ज और ग्रामीण भारतीय। सूदखोर महाजन किसानों को किस तरह कभी खत्म ना होने वाले कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं, किस तरह उनके ब्याज की दरें व्यापारिक दरों की सीमा को लांघ जाती हैं और किस तरह कानूनी तौर पर निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक हो जाती हैं। मैं जानता था कि ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर 19वीं शताब्दी के बांग्ला साहित्य में देखने को मिलती हैं। रामनारद के उस क्षेत्र के लिए जाने से पूर्व, जहाँ किसी ज़माने में जमींदारी प्रथा थी, मुझे ये सब जानकर कुछ अजीब सा लगा। ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग के जो मेरे पुराने अनुभव थे वह बिल्कुल दूसरी तरह के थे, लेकिन ऐसा लगता था कि प्रमाणों के आगे मेरी बनी बनाई धारणाएं थोड़ी देर भी नहीं टिक सकेंगी। चाहे जो हो, यहाँ तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसने कर्ज और सहायता राशि के रूप में करोड़ों रुपए लाखों परिवारों के बीच बांटे हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए इनके पास ऐसी अनेक योजनाएं थीं जिनके तहत आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाता था। ग्रामीण कर्ज के कार्यक्रम के अंतर्गत कई बैंकों तथा अन्य औपचारिक स्रोतों से पैसा निकाला जाता था।
इन आंकड़ों की रोशनी में मेरा ये निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र में सूदखोर महाजनों पर लोगों की निर्भरता नहीं होगी। दूसरे, मैं ये भी सोचता था कि कर्ज की अदायगी के लिए शारीरिक तौर पर जिस तरह हिंसा का प्रयोग किया जाता है वो तो कम से कम नहीं ही होगा। सब कुछ बहुत सुहावना था और मुझे लग रहा था कि इन गरीब जिलों में मुझे अधिक समय नहीं बिताना पड़ेगा। आखिरकार सरकारी नीति ने समाज के सबसे निर्धन लोगों को अपना लक्ष्य बना ही लिया। मैंने देखा कि यहाँ कई निजी देनदार हैं जो बिना किसी ब्याज के कर्ज दे देते हैं, लेकिन मुझे तब झटका लगा जब रामनारद जाने पर मुझे मालूम हुआ कि किस प्रकार किसी जमींदार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण अथवा पेशगी के रूप में दिया गया धन किसी परिवार को कई पीढ़ियों तक गुलामी करने के लिए मजबूर कर देता है। यही मुझे 8 जिलों का दौरा करने के बाद पता चला कि संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण की हालत क्या है। मैंने देखा कि किस प्रकार सूदखोर महाजन गरीबों की आबादी वाले इन गांवों के लिए अपना एजेंडा तैयार करते हैं। मैंने देखा कि हिंसा के बदले अपनाए जाने वाले दूसरे तरीके कर्ज की अदायगी के मामले में किसी भी मायने में कम असरदार नहीं साबित होते। मुमकिन है कि 19वीं शताब्दी के कथाकारों को अपने समय के यथार्थ को व्यक्त करने में उन समाज वैज्ञानिकों के मुकाबले ज़्यादा सफलता मिली हो जो 20वीं शताब्दी में रह रहे हैं और जिन्होंने हमारे युग के यथार्थ को पकड़ने की कोशिश की हो। गरीबों के अंदर भी कई स्तर मौजूद हैं और गरीबी के भी विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। इसमें जितना ही नीचे आप हैं उतनी ही कम संभावना इस बात की है कि इस तरह के ऋण सुविधाओं का लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। 1987 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तथ्य को रेखांकित किया था कि यह सच है कि भारत में कर्ज के रूप में जो नगद धनराशि दी जाती है उसका 60% हिस्सा वित्तीय संस्थाओं के जरिए ही बांटा जाता है, लेकिन जिन परिवारों को यह ऋण दिया जा रहा होता है उनकी संख्या कुल कर्जदारों का महज 6% होती है। कुछ स्थानों में जैसे तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मुमकिन है कि खेतिहर मजदूरों की पहुंच इस तरह के कर्ज तक कुछ ज़्यादा हो, लेकिन अन्य हिस्सों में जैसे बिहार के कुछ भागों में वे इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें फिर ऋण के अनौपचारिक स्रोतों अर्थात सूदखोर महाजनों की शरण में जाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम में से राहत मिलने के बावजूद ये भी देखा गया है कि इसकी आड़ में कई गड़बड़ियां भी हुई हैं। योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन संगठन के निष्कर्षों को देखने से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद शुरू के वर्षों में बैंकों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए कर्ज से लाखों परिवारों को मदद मिली थी। बाद के वर्षों में भी कुछ समय तक यह प्रक्रिया जारी रही, लेकिन जैसे जैसे ऊपर के स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमी आती गई, उसी के अनुसार नीचे के स्तर पर लाभ का अनुपात भी कम होता गया। 1990 का दशक आते आते 3767 में से महज 100 कस्बों में बैंकों से जो ऋण दिया गया वो समूचे भारत में बैंकों से दी गई कर्ज राशि का 65% था। इन शहरों में से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलोर, हैदराबाद और कानपुर को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है तो वह काफ़ी पीछे छूट गए। इसके अलावा ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था जहां बहुत अच्छी थी वहां भी ये गांव में सत्ताधारी खेमे की गिरफ्त में पड़ चुकी है। इसका प्रायः अर्थ ये होता है कि अगर कुछ लोगों को लाभ मिला भी तो इसमें सबसे नीचे के स्तर पर वही लोग होते हैं जो सबसे गरीब हैं। अधिकांश राज्यों में पंचायतें पहले भी एक मखौल रही हैं और आज भी उनकी स्थिति कुछ बदली नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ है
कि जिन ग्राम सभाओं को यह काम सौंपा गया कि वह उन लोगों की शिनाख्त करें जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने जो कुछ किया उससे और नुकसान ही हुआ। बिहार के कई हिस्सों में देखा गया कि सरपंच के परिवार के ही सदस्यों को बार बार सहायता राशि बांटी गई। इसका अर्थ यह निकला कि एक से भी अधिक योजनाओं के तहत एक ही परिवार ने कई बार कर्ज ले लिया। बिहार के लोग जानते हैं कि उन्हें कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत है ताकि वे भी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कर्ज पाने वालों की दौड़ में शामिल हो जाएं। पलामू में मैंने इस कार्यक्रम के संक्षिप्त अंग्रेजी नाम IRDP का एक नया रूप सुना। इसको रुपया देना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि इस कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सहायता राशि ने अपनी कैसी छवि बनाई है। इसके अलावा 1989-90 के बाद गांव में ऋण देने की पुरानी प्रथा के ध्वस्त हो जाने से भी गरीबों पर चोट पड़ी है। एक छोटे आदिवासी किसान का उदाहरण लें, जिसे इस योजना के तहत 8,000 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ था। 1989-90 से पूर्व इस कर्ज पर उसे 6.5 से लेकर 8% तक ब्याज देना पड़ता। आज उसे इसी राशि के लिए 12.5% ब्याज देना पड़ता है। निश्चय ही बम्बई या दिल्ली के मुकाबले जहां 18% ब्याज देना होता है, यह राशि बहुत कम है, लेकिन इसे और भी कम किया जा सकता था। अनेक मामलों में ये देखा गया है कि 8,000 रुपये की ऋण राशि में से छोटे सरकारी अधिकारियों और स्थानीय बैंक अधिकारियों के हिस्से में लगभग 3,000 रुपये चला जाता है, लेकिन कर्जदाता को एक दस्तावेज पर अंगूठे का निशान लगाकर यह ऐलान करना पड़ता है कि उसे 8,000 रुपये मिले। उसे इसी राशि पर ब्याज की रकम अदा करनी पड़ती है, जबकि यथार्थ में उसे केवल 5,000 रुपया ही मिल सका। अगर इस पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उसे 20% के हिसाब से ब्याज देना पड़ा, जो व्यापारिक बैंकों की निर्धारित दरों से भी ज़्यादा है। इसके अलावा उसे वो 3,000 रुपया लौटाना पड़ता है जो उसने ऋण के रूप में कभी लिया ही नहीं। ग्रामीण लोगों को इन योजनाओं के अंतर्गत गायें और भेड़ें भी दी गई हैं। इन्हें देते समय किसी ने ये जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि जिन लोगों को गायें और भेड़ें दी जा रही हैं उनकी हैसियत इस योग्य है कि नहीं कि वह इन मवेशियों को चारा खिला सकें। प्रायः ऐसा होता है कि जिन गरीब लोगों को ये सुविधाएं दी गईं उनके मवेशी या तो किसी बीमारी से मर गए या उन्हें भरपूर चारा नहीं मिल सका और वह बेकार हो गए। एक तरफ मवेशियों को खोने का नुकसान तो उन्हें उठाना ही पड़ा, दूसरी ओर उनके बीमा कराने पर जो खर्च आया वो भी उन्हें झेलना पड़ा। डॉक्टर VK चंद्रन ने कृषि में मजदूरी, श्रम और पराधीनता शीर्षक अध्ययन में इस पहलू पर काफ़ी विचार किया है। 1986 में तमिलनाडु के एक गांव के सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि उस गांव में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास वह मवेशी बचे रहे हों जिन्हें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था। इसके अलावा बीमा कंपनियों से जो धनराशि उन्हें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल सकी, जबकि प्रीमियम की सारी किस्तें उन्होंने अदा कर दी थीं। डॉक्टर रामचंद्रन का कहना है कि अनेक गरीब परिवारों के लिए यह योजना एक क्रूर अभिशाप साबित हुई। बिहार में गोड्डा के अधिकारियों ने पहाड़िया जनजाति के लोगों को इन योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया, जबकि इस जनजाति ने कभी उनकी इसकी इच्छा भी नहीं जाहिर की थी। अधिकारियों ने अनेक परिवारों को 2-2 गायें दी। इन गायों की खरीद में आम तौर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। अधिकारियों ने सस्ते मूल्य पर कमज़ोर और बीमार गायें खरीदी और गरीब परिवारों को ये गायें सौंप दी गईं। गोड्डा में उस जनजाति के बारे में अज्ञानता ने और भी गड़बड़ कर दी। पहाड़िया लोग दूध के बने उत्पादों का सेवन नहीं करते, लेकिन किसी को इसकी जानकारी ही नहीं थी। दरअसल वे गोमांस खाते हैं और कईयों ने योजना के तहत मिली सहायता का इस्तेमाल भी इसी रूप में किया।
कुछ अन्य लोगों ने सूखे वाले इलाके में गायों को छोड़ दिया जहां वह मर खप गईं। फिर इन बेहद गरीब लोगों को उस कर्ज का भुगतान करना पड़ा जिसे इन्होंने कभी चाहा भी नहीं था। एक के बाद एक जिन गांवों में मैं गया, किसानों ने उन अनुभवों को बताया जो कर्ज हासिल करने से संबंधित कठिनाइयों से हैं। उन्होंने बताया कि कर्ज के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और दफ्तर में कई बार जाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि किस तरह छोटे अफसरों की जेबें गर्म करनी पड़ती थीं। जगह जगह से तरह तरह से के प्रमाण पत्र लेने में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इस सारी प्रक्रिया में उनका कितना समय और पैसा खर्च होता था। आमतौर पर घरेलू ज़रूरतें ही उन्हें कर्ज लेने को मजबूर करती थीं। घर में खाने पीने पर जो खर्च आता था, इसके अलावा शादी ब्याह और तीज त्यौहार के मौके पर भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। कभी कभार मकान की मरम्मत के लिए अथवा उत्पादन से जुड़े कार्यों के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के कामों के लिए सरकारी स्तर पर कर्ज की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर घर में खाने के लिए पैसे ना हों तो वह किसका दरवाज़ा खटखटाएं। गांव में सूदखोर महाजन पड़ोसी की तरह ही होता है। अगर किसी किसान को 3,000 रुपये की ज़रूरत है तो इसके लिए उसे फिर हफ्तों किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उसे ये पैसा गांव में ही मिल जाता है। बेशक कभी कभी ब्याज की पहली किस्त को मूलधन में से काट लिया जाता है। कोई उससे ये नहीं पूछने जाता कि किस काम के लिए वो कर्ज ले रहा है। इसके लिए कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है। मुमकिन है कि ब्याज के बोझ से उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाए, लेकिन थोड़े समय की राहत के रूप में ये कर्ज काम आ जाता है। 1989-90 के बाद औपचारिक ग्रामीण ऋण व्यवस्था के समाप्त होने के साथ ही उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए भी कर्ज मिलना कठिन हो गया है। इसी का नतीजा है कि किसानों को महाजनों की शरण में जाना पड़ता है। इस कर्ज के दुष्चक्र से निकलने की छटपटाहट भी ग्रामीण परिवारों में देखी जाती है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता कईयों के लिए बहुत कठिन है। कर्ज की सीमा और शर्तें चौंकाने वाली हैं। हर जगह नगद धनराशि उपलब्ध है। रामनाड में हमने ब्याज मुक्त ऋण देखा तो भोदन में ये कर्ज अनाज के रूप में उपलब्ध है। खरियार में ये कपड़े के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा और भी कई रूप हैं। बदले में कर्ज देने वाला जमीन, बेगार, उत्पाद, संपत्ति या इन सब चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा मिलाकर वसूल लेता है। पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में ये देखा गया है कि कर्ज की अदायगी की अक्षमता ने बंधुआ मजदूरी प्रथा और वेश्यावृत्ति को जन्म दिया। कर्जदारी की प्रथा से गुलामी और निर्भरता पैदा होती है। कर्ज देने वाला किसान भी क्रूर क्यों न हो और उसने कितनी भी धूर्तता से ये पैसा क्यों न कमाया हो, पर कर्ज चुकता करने की प्रवृत्ति को एक आदर्श प्रवृत्ति माना गया है और मनुस्मृति के ही समय से भारतीय चेतना में ये बात बैठा दी गई है कि कर्ज का बोझ उतार कर ही जाना चाहिए। मनु ने राजा के लिए कोई फैसला लेते समय जिन 18 बातों पर जोर दिया था, उसमें पहली बात ये थी कि जिस व्यक्ति के बारे में फैसला लिया जाना है उसने कर्ज की राशि का भुगतान किया है अथवा नहीं। मनु का कहना था कि जिसने कर्ज दिया है उसे यह अधिकार है कि वो कर्ज की राशि वापस पाने के लिए किसी भी साधन का इस्तेमाल करे, और जिसने कर्ज लिया है उसका ये कर्तव्य है कि वो किसी भी तरह से कर्ज का भुगतान करे। बेशक कुलीन लोगों को इस नियम से अलग रखा गया था। कहा गया था कि निम्न जाति के लोग अगर कर्ज का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो वह बदले में सूद सहित अपना श्रम दें, जबकि ब्राह्मणों के लिए ये विधान था कि वह सुविधानुसार किस्तों में कर्ज की अदायगी कर दें। इस नियम के बने ना जाने कितनी शताब्दियां बीत गईं, पर आज भी अभिजात वर्ग को यह सुविधा प्राप्त है। यही वजह है कि बड़े व्यापारिक घरानों पर कर्ज का बोझ
पहाड़ की तरह ही क्यों न हो जाए, वह किस्तों में ही इसका भुगतान करने के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, ये किताब जब लिखी गई थी तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, झारखंड नहीं बना था, तो इसमें कई ज़िले ऐसे रेखांकित किए गए हैं जो बिहार का हिस्सा उस समय थे, लेकिन अब वो झारखंड का हिस्सा हो गए हैं। क्योंकि लेख को हमने मूल स्वरूप में पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपकी और हम सबकी जानकारी के लिए ये बात साझा कर रहे हैं। साथियों, पी साईनाथ को आप सभी जानते हैं और वो किस तरीके से पूरे देश में ग्रामीण मामलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और परी के माध्यम से अभी भी वो ग्रामीण लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आपको पी साईनाथ की ये बात और किताबी दुनिया का ये प्रयास अच्छा लगा हो तो किताबी दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।